हेलो ऑल, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एडुटेप हिमाचल के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं एच पी ए एस की प्रयास सीरीज़ की, जहाँ पर हम करेंगे मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। देखिए, आप लोगों को बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता है कि मेंस आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सिलेक्शन का। ठीक है, और जिस बच्चे की मेंस आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छी है, उसके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो एडुटेप हिमाचल आप लोगों के लिए लेकर आया है एक नया पूरा एक सीरीज़, जहाँ पर हम प्रयास करेंगे, हम कोशिश करेंगे आंसर राइटिंग की, मेंस आंसर राइटिंग की। ठीक है, और ये हमारा लेक्चर 1 होने वाला है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस पूरे लेक्चर में। एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, जो कि 60 वर्ड में आपको लिखना होता है। दूसरा क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का, जो आपको 120 वर्ड्स में लिखना होगा। और तीसरा क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, जो आपको 400 वर्ड में लिखना होगा। तो मेरा मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, क्वेश्चन को समझना चाहिए, और फिर किस तरीके से आपको उसकी आंसर राइटिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के प्रयास सेशन की, और आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना प्रयास सीरीज पूरा। तो आप लोग जो भी काफ़ी सीरियस हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए, जिनको काफ़ी दिक्कत होती है अब तक मेंस आंसर लिखने में, उनके लिए सेशन काफ़ी यूजफुल साबित होने वाले हैं। हम डेली 4 बजे शाम को आएंगे आप लोगों के पास, जहां पर हम आपसे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और आज का जो ये लेक्चर है, जहां से हम शुरुआत करने वाले हैं, वो है जनरल स्टडीज पेपर 2। ठीक है, जो आपका बेसिकली पेपर 5 होता है आपके पेपर में। ठीक है, और वहां पर हम पेपर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं जनरल स्टडीज 2, जो कि पॉलिटी, गवर्नेंस, इन टॉपिक्स को होल्ड करता है। तो उन्हीं में आज जो हमारा एरिया ऑफ डिस्कशन रहेगा, जिनके क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, वो रहेगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है फ्रॉम टॉपिक सिटीजन चार्टर। आपके सिलेबस में क्लियर कट मेंशन कर रखा है एक टॉपिक, और जीएस 2 का ये टॉपिक है पेपर 4 में। ठीक है, यूनिट 2 में एंड सब यूनिट 1 में। तो आपको क्वेश्चन में एक पूछ रहा हूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिटीजन चार्टर। एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है, और आपसे ऐसे क्वेश्चन हिमाचल में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड गवर्नेंस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिटीजन चार्टर। तो 60 वर्ड में आपको लिखना है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, जब भी आपसे वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको सबसे पहले उसकी शुरुआत डेफिनेशन से करनी चाहिए। देखिए, जब भी हम किसी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी अ डेफिनेशन, कैन बी अ फैक्ट। ठीक है, आप बता सकते हैं, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर जो एरिया है सिरमौर का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हमें देखने को मिलती हैं, तो वो फैक्ट है। तो आप बताएंगे कि देखो, रिसेंट टाइम में कुछ लैंडस्लाइड्स के इंसिडेंट्स हमें सुनने को मिले हैं। और एक आपकी जो आगे जो आपकी इंट्रोडक्शन हो सकती है, वो आपकी डाटा हो सकती है। ठीक है, तो 3 तरह की इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन काफी स्टैटिक डोमेन का है, तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन से शुरुआत करनी चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली सिटीजन चार्टर इज। ठीक है, तो आप बताएंगे कि द सिटीजन चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द सर्विस कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस प्रोवाइडर टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग मैकेनिज्म फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर मान लो कोई पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और जो कि सर्विस डिलीवरी का काम कर रही है, जो लोगों को कुछ पर्टिकुलर टाइप की सेवाएं प्रोवाइड कर रही है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट कि वो क्या क्या देना चाहती है, किस क्वालिटी का देना चाहती है अपनी सर्विस में। ठीक है, कितने स्टैंडर्ड वो मेंटेन करना चाहती है, और अगर मान लो वो अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन ना कर पाई, अगर वो अपनी सर्विस में इनफ क्वालिटी ना प्रोवाइड कर पाई, तो उस केस में जो लोग हैं जो उसकी सर्विस का फायदा उठा रहे हैं, वो किस तरीके से अपने ग्रीवेंस को रिड्रेस करेंगे, किस तरीके से अपनी जो परेशानियां हैं उनको दूर करेंगे। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट, एक पर्चा, जहां पर पूरा लिखा हुआ है कि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसकी जो सर्विसेज है उनकी क्वालिटी क्या होने वाली है, उनका स्टैंडर्ड क्या होने वाला है, और अगर वो स्टैंडर्ड पे क्वालिटी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाती है, तो आप किस तरीके से अपने जो ग्रीवेंसेस हैं, अपनी जो परेशानियां हैं, अपनी जो दिक्कतें हैं, उनको दूर करेंगे। ठीक है, जो एक कंसेप्ट है सिटीजन चार्टर का, इसको इनिशिएट किया गया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर के द्वारा इन द ईयर 1991। ठीक है, और ये बेसिकली कुछ सेट ऑफ कमिटमेंट्स हैं, एक कमिटमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन करती है, प्रॉमिस करती है अपने जो डिलीवरी वो सर्विस करने वाली है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर इंश्राइंस द ट्रस्ट बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द यूजर। देखिए, अगर आप एक पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ठीक है, आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और वहां पर आप एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ देखते हैं, जहां पर पता है कि आपको कि इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मुझे ये सर्विस दी जाएंगी, इस लेवल की दी जाएंगी और इस टाइम पर दी जाएंगी, तो आपका ट्रस्ट बढ़ेगा उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है, तो ये ट्रस्ट बेसिकली जनरेट करती है बिटवीन दी सर्विस प्रोवाइडर एंड दी यूजर। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोकल सिटीजन है, जो एक पर्टिकुलर सर्विस इंजॉय कर रहा है,
उसको पता लगे कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन से कौन सी सर्विस ले सकता हूं। ठीक है, तो एक पूरा एक सिस्टम डेवलप किया गया है विद दी हेल्प ऑफ सिटीजन चार्टर, जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि उसकी सर्विसेज हमें पहले से ही पता लग जाती हैं। उसको अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि अगर वो अपनी सर्विसेज डिलीवर नहीं करती है तो उसके अगेंस्ट हम ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, एंड इसको सिटीजन फ्रेंडली भी माना जाता है। ठीक है, तो एक इनिशिएटिव जो सिटीजन चार्टर का ही एक रिस्पॉन्स है उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि एक आदमी, एक आम नागरिक एनकाउंटर करता है डे एंड डे आउट, जब भी वो कोई सर्विस लेने जाता है। ठीक है, तो जब आपसे डेफिनेशन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिटीजन चार्टर, तो आप पहले तो बताएंगे कि सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, और वो किस चीज से डील करता है। एक 60 वर्ड के क्वेश्चन में, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको यही पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है फ्रॉम द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। जीएस2 का ये क्वेश्चन है पेपर 5 का यूनिट 1 सब यूनिट 1। टॉपिक क्या है कि व्हाट वर द सेलिएंट प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। आपको बताने हैं कि सेलिएंट प्रोविजंस क्या हैं, क्या थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसको हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो आपका ईयर चल रहा है वो 2021 चल रहा है, और लगभग 100 साल हो चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के इंप्लीमेंटेशन में आने के। तो इस बार ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपके एग्जामिनेशन में कि सेलिएंट प्रोविजन आपसे पूछे जा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के। ठीक है, तो इसकी शुरुआत आप कैसे करेंगे? देखिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना है, सिर्फ 120 वर्ड में आंसर लिखना है। तो आपको शुरुआत करके बतानी पड़ेगी हल्की सी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 ये किससे रिलेट करता है, और इसके प्रोविजन फिर आपको धीरे धीरे बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन 1918 में जो एडविन मॉन्टेगू थे, जो कि उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एंड लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि उस टाइम इंडिया के वायसरॉय थे, इन्होंने मिलके एक डिस्कशन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की स्कीम तैयार करी, जिसको हम कहते हैं मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, जिसके बाद इनेक्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, इसके सेलिएंट प्रोविजन आपसे पूछे तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है व्हाट वर दी सेलिएंट प्रोविजन, तो आपको यहाँ पर ज्यादा नहीं सोचना है, आपको सीधा 1 बाय 1 प्रोविजंस मेंशन करने हैं। देखिए अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप प्रोविजन मेंशन करें, आपके पास 10 प्रोविजन भी हो सकते हैं, 12 प्रोविजन भी हो सकते हैं, तो लिमिटेड लेकिन जो मोस्ट यूजफुल प्रोविजन है उस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड वो आप मेंशन करें। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोविजन क्या था कि इट डिमार्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। देखिए जो हम कहें बात फॉर्मल सेंस में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करी गई थी, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से जो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर लेजिस्लेशन बनाई जा सकती है, जिनके ऊपर लॉ बनाए जा सकते हैं, उनको डिमार्केट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू। फिर दूसरी बात डायर की क्या है? डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट का मतलब कि जहां पर जो सब्जेक्ट एक प्रोविंस को दिए गए हैं उनको डिवाइड किया गया फर्दर 2 कैटेगरी में। एक जो कैटेगरी है वो ऐसे कैटेगरी है जहां पर जो गवर्नर है प्रोविंसेस का, वो विदाउट द एड ऑफ मिनिस्टर्स उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लेजिस्लेट करेगा, और दूसरे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि ट्रांसफर सब्जेक्ट हैं, जिनको दे दिया गया है टू द मिनिस्टर कि आप इनके ऊपर रूल बनाइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर लेजिस्लेट करने की। तो जो डायरकी है, डुअल गवर्नमेंट का रूल है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन कहां पर? प्रोविंशियल लेवल में। याद रखिए 1919 के एक्ट में प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी आती है, और 1935 के एक्ट में जो डायरकी आती है वो आपकी कहां पर आती है? सेंट्रल लेवल पर। ठीक है, ये वो पहला एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 जिसने प्रोविंशियल बजट को सेपरेट किया फ्रॉम द सेंट्रल बजट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और ये भी बोला गया कि कमांडर इन चीफ पोस्ट के अलावा 3 मेंबर आउट ऑफ 6 ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये इंडियन होने चाहिए। ठीक है, इट मेड द सेंट्रल लेजिस्लेचर बाय कैमरल, कि जो हमारी नेशनल लेजिस्लेचर थी, सेंट्रल लेजिस्लेचर थी, उसको बाय कैमरल बनाया गया। बाय कैमरल का मतलब क्या है कि यहां पर 2 हाउस स्टेब्लिश किए गए, एक लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एक हाउस ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जिनको हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। तो पहली बार इंडिया में जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था वो बाय कैमरल बनाया जाता है, और 1935 के एक्ट में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उनको भी बाय कैमरल बनाया जाता है। ठीक है, जो फ्रेंचाइज थी, जिन लोगों के पास वोटिंग का राइट था, उनको बोला गया कि आप वोटिंग का राइट रखेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ 3 कंडीशन। एक पर्टिकुलर टैक्स आप पे करने चाहिए, प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए, एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो इट वॉज ग्रांटेड टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन। फिर आप बताएंगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, जिसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू देखते थे बिफोर इंडिपेंडेंस, उसको एक्सटेंड किया गया। 1909 का जो मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स था, यहाँ पर पहली बार मुस्लिम्स को दिया जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। लेकिन जो आपका 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, यहाँ पर
मुस्लिम्स के साथ साथ सिक्स, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन एंड यूरोपियन को भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन दिया जाता है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है इसको और एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 पहली बार स्टेब्लिश करता है एक पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। इसके साथ साथ एक नई पोस्ट बनाई जाती है लंदन में, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, और कुछ पावर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया की थी उनको ट्रांसफर किया जाता है हाई कमिश्नर के पास। ठीक है। 1919 के एक्ट में एक पूरा प्रोविजन था कि 10 साल के बाद, इस एक्ट की वर्किंग के 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा जो ये रिव्यू करेगा कि इस एक्ट की वर्किंग कैसी रही और उसके हिसाब से वो रिकमेंडेशन देगा। लेकिन 1927 में इस एक्ट के 8 साल के बाद ही साइमन कमीशन अपॉइंट कर दिया जाता है, वो एक अलग कहानी है। हाउएवर द एक्ट ऑफ 1919 हैड मेनी शॉर्टकमिंग्स, इट डिड नॉट फुलफिल द डिमांड फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। देखिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट वर द साइलेंट प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, आपको पहले बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है क्या, वही हमने किया। फिर आपको सेलिएंट प्रोविजन मेंशन करने हैं प्रायोरिटी वाइज। ठीक है। और यहां पर आपको वर्ड लिमिट का काफी ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में एक हल्की लाइन में, सिंगल लाइन में ये बताना पड़ेगा कि ओवरऑल इंपैक्ट क्या था 1919 के एक्ट का इंडिया में। ठीक है। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। और अब बात करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की, जो कि एक 20 मार्कर क्वेश्चन है जो आपको 400 वर्ड में लिखना है। और ये कौन से टॉपिक का है? इट इज फ्रॉम द टॉपिक इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। जीएस 2 पेपर में ये आता है, जनरल स्टडीज 2 पेपर 5 आपका है मेंस एग्जामिनेशन में, यूनिट 1 का पार्ट है एंड सब यूनिट 2 में ये टॉपिक मेंशन किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि फेडरल प्रिंसिपल इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज इक्वली ट्रू that federalism under the Indian constitution leans in favor of a strong center that militates against the concept of federalism. Discuss in light of some recent controversies. अब देखिए, जब भी आपको अपने पेपर में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मिले तो करना क्या है कि इसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। पहली लाइन क्या कहती है? पहली लाइन कहती है कि जो फेडरल प्रिंसिपल है, फेडरल प्रिंसिपल क्या होता है? फेडरल प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल है जो कहता है कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही, हमारे संविधान के द्वारा ही दो टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनाए गए हैं, नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल, जिनको इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइड करी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है। और ये पूरी लाइन क्या कहती है कि इट इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसा फीचर है जिसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता है बाय द नॉर्मल अमेंडमेंट प्रोसीजर। फिर अगली लाइन क्या कहती है कि बट इट इज इक्वली ट्रू दैट फेडरलिज्म अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीन्स इन फेवर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब ये लाइन क्या कहना चाहती है? कहना चाहती है कि जो फेडरलिज्म है वो हमारा एक फेवर में जाता है किसके? स्ट्रॉन्ग सेंटर के। कि भले ही हमने अपने देश में फेडरल प्रिंसिपल फॉलो किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने स्टेट्स को थोड़ा वीक बनाया है और सेंटर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया है, जो कि अगेंस्ट है कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म के। ये पूरा आपको डिस्कस करना है। तो आप कैसे शुरू करेंगे? आप बताएंगे कि इंडिया का फेडरल नेचर किस तरीके का है, कौन सी ऐसी जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की जहां पर बोला गया कि फेडरल प्रिंसिपल बेसिक फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर आप बताएंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से लीन करता है इन दी फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर। और फाइनली आप बताएंगे कि कौन कौन सी रिसेंट कंट्रोवर्सीज हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स को डील करेंगे। ठीक है। शुरुआत करते हैं। पहला आपका पार्ट क्या होना चाहिए कि अब इंडिया के बारे में बताएं कि इंडिया है क्या। इंडिया इज नाइदर होली फेडरल नॉर यूनिटरी। ना तो इंडिया पूरी तरीके से फेडरल है और ना ही इंडिया पूरी तरह से यूनिटरी है। मतलब कि इंडिया में ना तो पूरी तरीके से स्टेट और सेंटर को क्लियर कट पावर दी गई है जैसे यूएस में दी जाती हैं, और ना ही इंडिया यूनिटरी है जैसा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। इट इज क्वेसी फेडरल, ऐसा फेडरल जो कि देखने में हमें फेडरल लगता है लेकिन पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, विद मोर ऑफ अ यूनिटरी लीनिंग than a federal one. The Indian Constitution provides for devolution of power to the states. Devolution मतलब पावर ट्रांसफर कर रहा है स्टेट्स को, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एंटिटी बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका घर में एक परिवार है तो जो दादाजी हैं, हेड ऑफ द फैमिली, वो अपने 4 लड़कों को पावर तो ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे हर एक्शन के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि तुम क्या एक्शन ले रहे हो। मतलब वो अपनी जो टेंडेंसी है, अपनी जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी है, उसको खत्म नहीं होना देना चाहते। वो अभी भी अपना रूल बरकरार रखना चाहते हैं। तो इंडिया में भी कुछ ऐसे सिस्टम है कि स्टेट्स को पावर तो दी गई है, जो बच्चे हैं उनको पावर तो दी गई है, लेकिन जो सेंटर है, जो बड़ा दादा है, उसने अभी भी अपना जो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है वो बरकरार रखा है। ठीक है। और हमारे आर्टिकल 1 में क्या मेंशन किया गया है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है कोई सबऑर्डिनेट एजेंसी नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो नेशनल गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन होगी उसके हिसाब से काम करेंगी, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेंगी। ठीक है। उसके बाद द रीजन फॉर दिस डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों हमने ऐसा एक यूनिक मेथड लिया है जिसमें ना तो हम पूरी तरह फेडरल हैं ना हम यूनिटरी हैं, क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी वो आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ इस तरीके की थी कि हमको ये सिस्टम फॉलो करना पड़ा। पार्टीशन हो रहा था, स्टेट्स अलग
होने की मांग कर रहे थे, तो हमें स्ट्रॉन्ग सेंटर रखना पड़ा। ठीक है, लेकिन हमारी कंट्री बड़ी बहुत है, तो अगर हमें अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर अच्छा करना है, तो हमें छोटे छोटे स्टेट्स को पावर देनी पड़ेगी ताकि वो लोकल डिमांड्स को मीट कर पाए। तो रीजनल ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए हमने उसको बैलेंस किया विद स्ट्रॉन्ग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, कि हमारा देश टूटे भी ना और रीजनल ऑटोनॉमी भी मिले स्टेट्स को। इस वजह से हमने क्वैसी फेडरल सिस्टम फॉलो किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अगर मैं बात करूं केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, तो इस केस में पहली बार बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो फेडरल करेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारी एक बेसिक फीचर है जिसको सेंटर के द्वारा अकेले मिलकर ऑल्टर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो बताते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। ठीक है, तो पहला जो एक फीचर है वो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और रिजिड है। देखिए, रिटन होने का फायदा क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने का फायदा ये है कि रिटन तरीके से बताया गया है कि स्टेट की पावर क्या होंगी, सेंटर की पावर क्या होंगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि स्टेट कौन से सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट कर सकता है, सेंट्रल कौन से सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट कर सकता है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिजिड है, मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो अपनी मर्जी से, अपनी मेजोरिटी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती है। जिस तरीके से पावर डिवाइड करी गई है सेंटर और स्टेट्स में, उनको ऑल्टर नहीं कर सकती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, रिजिड है, इस वजह से हमें ये फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिवाइडेड द पावर between the center and the state in terms of union list, state list and concurrent list in the 7th schedule। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल है, यहाँ पर हमें 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, जिनके ऊपर सिर्फ हमारा सेंटर या पार्लियामेंट कानून बना सकता है। दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट कानून बना सकता है। और तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, जिसके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, जब इमरजेंसी नहीं है, तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में जो ये पावर है ये डिवाइड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंट जुडिशरी स्टेब्लिश करी है हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, जो कि ये इंश्योर करेगी कि जो आपकी पार्लियामेंट है वो यूनिलेटरली फेडरल सिस्टम को ऑल्टर ना करे। जो राज्यसभा है, जो हमारे बाइकैमरल लेजिस्लेचर का पार्ट है इंडिया के, वो रिप्रेजेंट करता है इंडियन स्टेट्स को। तो स्टेट को भी रिकॉग्निशन दी गई है कि आप भी नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप राज्यसभा के मेंबर बन जाते हो। ठीक है, अब कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं, कुछ फीचर ऐसे हैं जो हमें ऐसा शो करते हैं कि ऊपर वाले फेडरल फीचर्स के साथ साथ हमें कुछ स्ट्रॉन्ग सेंटर वाले फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? कि जो डिवीजन ऑफ पावर करी गई है, वो करी तो गई है, लेकिन वो सेंटर के फेवर में ज्यादा करी गई है। स्टेट के लिए तो काफी इनइक्विटेबल है कि अगर आप देखें कि 97 से लेके 100 सब्जेक्ट आपने लेजिस्लेट करने को दे दिए सेंटर को, और स्टेट को लगभग 50 सब्जेक्ट दिए, तो ये किस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है? ये तो हाईली इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। इसके साथ साथ जो आपकी फिजिकल रिलेशन है, जो पैसे की पावर है, वो सेंटर के पास ज्यादा है, स्टेट के पास कम है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 यूज करके स्टेट्स की जो बाउंड्री है, नाम है, उसको चेंज कर सकती है। तो किसी भी स्टेट की अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है। अगर इमरजेंसी लग जाए तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपकी खत्म हो जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी पावरफुल हो जाती है कि वो स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बना सके। जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये भले ही स्टेट कैडर इनको मिलता है, लेकिन ये सेंटर के बिहाफ पर काम करते हैं और उनको इनको बहुत बड़ी पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी माना जाता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ये ऐसी यूनिटरी बॉडी है, सेंट्रल बॉडी है जो स्टेट के इलेक्शन भी करवाती हैं, तो इनको भी एक इशू माना जाता है। इंडिया में कोई स्टेट सिटीजनशिप नहीं है, इंडिया में एक सिंगल सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप। तो जिस वजह से स्टेट के टुवर्ड्स जो सिटीजन है उनकी एलिगेंस काफी कम हो जाती है। पार्लियामेंट को अगर राज्यसभा परमिट कर दे कि हम आपको परमिट करने कि आप स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाओ, तो वो कानून बना सकते हैं। तो इसको हम यूनिटरी फीचर मानते हैं। तो यूनिटरी फीचर ज्यादा है, 8 के आसपास हैं, लेकिन जो फेडरल फीचर है वो कम है। तो इस वजह से हमें जो इंडियन फेडरलिज्म है वो इन दी फेवर ऑफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब कुछ प्रोसीजरल इशू, जो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, कि अगर हम अपने फेडरलिज्म को देखते हैं इम्प्लीमेंट होते हुए, तो हमें कुछ प्रोसीजरल इशू देखने को मिलते हैं। वो इशू जब इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर आते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत बार हमें एक ऐसा इशू देखने को मिला है जहां पर गवर्नर ने अपनी पावर्स का मिसयूज करके या अपनी पावर का अब्यूज करके जो वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको उसकी सत्ता से हटा दिया। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कर्नाटका में गवर्नर को सेंटर का एजेंट माना जाता है। ठीक है, और हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है, लेकिन गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है?
प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। तो कहीं ना कहीं ये सेंटर के एम्स को परस्यू करता है और सेंटर की इंक्रोचमेंट बढ़ाता है ऑन दी स्टेट डोमेन। तो गवर्नर कई बार अपनी पावर का अब्यूज करते हैं और जो गवर्नमेंट चुनी गई होती है वोट के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू, उनको हटाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हमें इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलती है इन रिसोर्स एलोकेशन एंड वेलफेयर इंटरवेंशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम जीएसटी की बात करें तो यहाँ पर स्टेट की बहुत सारे टैक्स कलेक्शन की पावर को ले लिया गया और उनको सबस्यूम कर दिया गया इन दी जीएसटी। तो जिस वजह से जो फाइनेंशियल कंट्रोल है सेंटर का वो बढ़ जाता है और स्टेट का फाइनेंशियल कंट्रोल कम हो जाता है। इसके साथ साथ स्टेट में कौन सी वेलफेयर स्कीम आएगी इसको भी कई बार पार्लियामेंट अपने ऊपर से अपनी तरफ से थोपती है ऑन दी स्टेट। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा इशू है। इसके साथ साथ जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इनको डिजाइन कौन करता है? इनको डिजाइन करता है सेंटर। और ये किसका पार्ट है? ये स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना के एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर की सेंटर कहीं ना कहीं इंक्रोच करता है इनटू द डोमेन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, एनआईए, सीबीआई, ये कहीं ना कहीं स्टेट इंस्टीट्यूशंस की जो कंट्रोल है स्टेट गवर्नमेंट पर वो कंट्रोल कम करते हैं और ये बहुत बार मिसयूज किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप बंगाल में देखें, अगर आप महाराष्ट्र में देखें, तो ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, इनकी रेड करवाई जाती है उन नेताओं के घर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोज कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजरल लेकुना है इंडियन फेडरलिज्म का। ठीक है, इसके साथ साथ जो सेंटर है इट इज इंक्रीजिंगली इग्नोरिंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो इलेक्टेड मिनिस्टर हैं उनके साथ मीटिंग नहीं करता है, लेकिन जो स्टेट सेक्रेटरीज हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनके साथ मीटिंग कर लेता है। तो ये गलत चीज है। इसके साथ साथ जो पीएम केयर रिलीफ फंड है जिसको कोविड-19 के टाइम पर बनाया गया, इसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर डाला गया। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड था जो स्टेट में बनाया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19, इसको सीएसआर एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं डाला? तो ये एक बहुत बड़ा लेकुना है जो हमें प्रोसीजरल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमें एक पूरे इशू देखने को मिलता है इंडियन फेडरलिज्म में। और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इन रिसेंट केस ऑफ एनसीटी दिल्ली, ये एक बहुत अच्छी जजमेंट है जो कि हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि इंडिया में हमें फॉलो करना चाहिए एक सिस्टम ऑफ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म। कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो स्टेट और सेंटर हैं इनको आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए, कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करने चाहिए, उनको अचीव करना चाहिए और हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस मतलब प्यार से रहना चाहिए और एक दूसरे के ऊपर जो इंटरडिपेंडेंस है उसका मिसयूज नहीं करना है, उसको पॉजिटिव सेंस में नेशन की डेवलपमेंट के लिए यूज करना है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था जहां पर हमने इंडियन फेडरलिज्म के कंसेप्ट्स के को समझा, जाना और उसकी प्रोसीजरल जो लिमिटेशंस हैं उनको कवर किया। तो ये 3 क्वेश्चन थे आज के, जो आज के प्रयास के लेक्चर में हमने कवर किए। हम आपके साथ अगली बार दोबारा मिलेंगे फिर एक नए प्रयास के लेक्चर के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर 8146207241, या आप हमें एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।